नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर राशिद चौधरी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, फायरब्रांड नेता भी हैं। डॉक्टर राशिद, स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। न्याय यात्रा शुरू की आपने, मणिपुर से शुरू किया है, क्या इस पे भी न्याय यात्रा को लेकर के भी आप सियासत कर रहे हैं कि मणिपुर पे आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साधी रखी? नहीं, ये सियासत नहीं कर रहे, बट न्याय यात्रा जो है ये हकीकत उजागर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए और उन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए है जिनके साथ अन्याय हुआ। और मणिपुर तो इंडिया की हिस्ट्री में एक काला दाग है, और जिस तरह से वहाँ पे जो हालात पैदा किए बीजेपी के द्वारा और खासकर प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी साधी रही, उसके खिलाफ ये पॉइंट बनता था हमारा कि हम वहीं से यात्रा शुरू करें। और ये सिर्फ सियासत नहीं, ये हकीकत है कि वहाँ से यात्रा शुरू की गई है। और इसको ध्यान में रखा गया है कि सबसे ज़्यादा अगर पिछले इस 5 साल में पार्लियामेंट में किसी चीज़ पर बोलना था जहाँ प्रधानमंत्री चुप रहे तो वो मणिपुर था। डॉक्टर राशिद, क्या वाकई में न्याय सिर्फ मणिपुर वालों के साथ हुआ है? क्या आप जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में उन लोगों को नहीं देखते हैं जिनके साथ आपने करीब 7 दशकों तक अन्याय किया? हम मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सारी बातें मेरी समझ चुके हैं। देखिए, न्याय कहीं भी हो, नाइंसाफ़ी कहीं भी हो, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ा है। और यहाँ भी जो रिफॉर्म हुए, ठीक है, यहाँ कुछ कमियाँ रहीं, मैं नहीं कहता कि इसमें नहीं, आपने जायज़ फरमाया है, पर बहुत सारे अच्छे काम जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी ने किए। हमको यहाँ सत्ता कभी भी इंडिपेंडेंटली उस तरह से, खास करके जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो नहीं मिली। किसी न किसी सहयोगी दल के साथ रहे, जैसे बीजेपी भी रही, 2 बार गवर्नमेंट में रही, कभी एनसी के साथ, कभी पीडीपी के साथ, तो इसी तरह हम भी रहे। हमको भी फ्री हैंड कभी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ काम करने का मौका मिलता तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें और बेहतर होती। बहरहाल अभी जो कंटेक्स्ट चल रहा है उसमें न्याय बहुत जगह पे हुआ, और सारे देश के किसानों के साथ, नौजवान बेरोजगार जो सड़कों पे हैं उनके साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, डेली वेजेस क्रॉस द कंट्री जो टेम्परेरी एंगेज होते हैं लोग, उनके साथ, और बहुत तरह का जो है न्याय देश में हो रहा है, उसके खिलाफ हम हैं। डॉक्टर राशिद, 1984 के बाद प्रचंड बहुमत, इतना बहुमत अभी तक किसी को नहीं मिला। आप चाहते तो बहुत सारे सुधार ला सकते थे, 370-35 से हटा सकते थे। खैर, वो आपकी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन उसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को आप न्याय दिलवा सकते थे, आप गुरखा बरादरी को, वाल्मीकि समाज को, महिलाओं को न्याय दिलवा सकते थे। तब आपकी कौन सी बंदिशें रहती हैं? इतना कौन सा अपीजमेंट का चक्कू आप पे रहता है कि आप उन बोल्ड स्टेप्स को नहीं ले पाते हैं जो आपको लेना जरूरी रहते हैं? ये आपने जो राजीव जी को जो मिला था मैंडेट, उसकी बात की है जी। वो यकीनन देश का सबसे बड़ा मैंडेट था, सबसे बड़ा मैंडेट था। उसी मैंडेट में 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है, पंचायती राज की हम बात करते हैं, जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो ये उसी का है। जब 18 साल के लड़के को वोट देने की बात करते हैं तो ये उसी का है। जब हम ये मैं स्टेट की बात कर रहा था कि स्टेट में हमें उस हिसाब से कभी बहुमत नहीं मिला जो जम्मू एंड कश्मीर के प्रोटेक्स्ट में था। वो अगर मिलता या जब भी मिलेगा तो पार्टी मैसिव रिफॉर्म्स लेके आएगी। हम कुछ जगहों पे बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। महिलाओं का जो बिल था, पिछली जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी सरकार थी, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनको सस्पेंड कर दिया गया अल्टीमेटली एनसी के द्वारा, क्योंकि हमने एक बिल था जो महिलाओं के हकूक के पारित था, उस बिल को नहीं पास होने दिया था, और वो पर्सनली यूपीए चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी ने उसको ओवरलुक किया था। इसके अलावा बहुत सारी जो पहले तो बिल्कुल भी हक नहीं थे इन लोगों को, बट 25 लाख रुपए का जो पैकेज था रिफ्यूजीज के लिए या और समाज के लोगों के लिए, वो भी कांग्रेस पार्टी की देन था। उसमें समय समय ऐसे काम किया गया है, और कुछ काम को अगर बीजेपी ने बढ़ाया तो बड़ी अच्छी बात है, पर अभी करना बहुत कुछ बाकी है, वो बीजेपी को करना चाहिए। डॉक्टर राशिद, आपने कहा कि 73rd 74 अमेंडमेंट को लागू किया, लेकिन टोटो लागू नहीं कर पाए। डीडीसी के इलेक्शन का भी चुनाव आप नहीं करवा पाए, ये सच है कि नहीं है? ये देखिए, फॉर्मेट अलग था। हम इसको इस फॉर्मेट में जिसमें अभी चल रहा है 3 टायर सिस्टम में, एक नॉमेनक्लेचर अलग था, चीजें अलग थी, पर उसको कर पाए थे। मगर ये वाला अगर सिस्टम चलेगा आगे तो मुझे लगता है ये कंट्री के जो बाकी है पावर यूनिफॉर्मिटी है, नॉमेनक्लेचर स्टेट है जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कुछ जो साथ के लोग सहयोगी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के या साथ हमारी सरकार रही, तो नेचुरली उन जो पोजीशंस थी वो डिफरेंट थी, तरीक़ेकार डिफरेंट थे। पर रियासत में
पंचायती राज एग्जिस्ट करता था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करती थी, ये चीजें करती थी। और अच्छा इसमें रिफॉर्म आगे जाने की जरूरत है, प्रोग्रेस हो रही है, और जब हमको मौका मिलेगा और इसमें प्रोग्रेस करेंगे, संशोधन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, यानी अपीजमेंट की पॉलिसी छोड़ करके, देखिए आप क्रेडिट ले सकते थे क्योंकि राजीव गांधी ने रामलला के द्वारों को खोला था, ये आप सब जानते हैं, उनके टेन्योर में खुले थे। और उसके बाद अब आपको न्योता दिया जाता है कि आप आइए, प्राण प्रतिष्ठान में शामिल होइए। आप सोनिया गांधी को न्योता दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाता है, और साथ ही साथ अधीर रंजन चौधरी को आप नकार करके खुद एक बड़ी कम्युनिटी को नाराज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये जो है बात सही है कि राम मंदिर का जो शुरुआती चीजें थी, जो भी थी, वो क्रेडिट आपको जाता है, कांग्रेस को जाता है। मगर उसके बाद जो चीजें अभी हो रही हैं उसमें अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि ये राम मंदिर का निर्माण एक रिलीजियस संस्था करवा रही है, ये एक रिलीजियस अफेयर है, और इसमें जो धर्म कहता है, धर्म के अनुसार जो शास्त्र कहते हैं, जो विधि कहती है, जो सारे आचार्याज कहते हैं, उनके अनुसार चीजें होनी चाहिए। वो चीजें इग्नोर की गई हैं। चारों मठ के बड़े आचार्याज जो हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये कोई इमरजेंसी लागू कर दी गई है और आज ही जो है निर्माण होना, आज ही उसकी स्थापना होना, आज ही ये करना जरूरी है। इसमें ऐसा नहीं है, वो भगवान का घर है, और भगवान के घर में जो है किसी के न्योते देने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं, या यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं, या राहुल गांधी हैं, या आप हैं, मैं हूं, कोई भी आदमी किसी भी वक्त जा सकता है। और न्योता ये कुछ सिलेक्टेड लोगों को देना, कुछ को नहीं देना, ये भी एक बड़ी अजीब सी धारणा है। बट मेन मुद्दे की बात ये है कि अगर कोई चीज धार्मिक है और उसको धार्मिक तरीके से किया जाना चाहिए, अगर नहीं किया, कोई कर रहा है, जैसे मोदी जी इस पर जबरदस्ती करवाना चाहते हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी इसका पार्टी नहीं बन सकती है। और इसका सबूत सामने है कि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि 4 आचार्याज, प्रमुख आचार्याज, देश के सबसे प्रमुख आचार्याज इस बात को कह चुके हैं कि ये प्रीप्लान करवा के किस तरीके से विधि की, जब तक मंदिर की स्थापना पूरी नहीं, मंदिर पूरा नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोग्राम इस तरह से करना, ये पूजा करना, ये ठीक बात नहीं, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं, वेदों के अनुसार नहीं, और ये विधि नहीं पूरी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी भी उसमें क्लियरेंस दे चुकी है। यानी डॉक्टर राशिद भी कहते हैं कि निर्माणाधीन जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, उस निर्माणाधीन में भगवान का प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कहता, बल्कि आचार्याज कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, और सारे विद्वान लोग कह रहे हैं देश के। ये आदरणीय प्रधानमंत्री और उनके द्वारा जो गठित की गई एक संस्था है, उसके हिसाब से जो हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं 2024 के, तो प्रधानमंत्री जी को उस इलेक्शन में कहना है कि रामलला को मैंने स्थापित कर दिया, ऐसी बात नहीं। रामलला ने हम सबको, इस देश को स्थापित कर दिया, लोगों को स्थापित कर दिया। भगवान किसी एक के नहीं हो सकते, वो सबके हो सकते हैं, पर मोदी जी के भाषण के लिए सब शो जो है वो रचा जा रहा है। तो अब लोगों की आस्थाएं हैं, मैं भी और जो मेरे मित्र हैं या आप हैं या सारे, अब जो हो रहा है उसको इनकार भी, हम तो धर्म संकट में फंसे हैं, उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता, और उसको जैसे होना चाहिए था वो तरीकाकार भी नहीं हो रहा है कि एक चीज जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंप्लीट नहीं है, उसको एक मकाम पे जाना है, तब होना चाहिए, और वो अभी जल्दबाजी में की जा रही है, जो अच्छा नहीं है। यानी आप ये तो कह सकते थे, सोनिया गांधी ये कह सकती थी कि आप इस प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम को टालें, और जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाता है तब आप करें, हम आएंगे। ऐसा कहा नहीं उन्होंने। देखिए, वो कहने में इतना बड़ा कंटेक्स्ट है, कुछ भी कहा जा सकता है, और जो कहा है मुझे पता है वो भी रेलेवेंट है, और जो मैं कह रहा हूँ वो भी रेलेवेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि वो हो सकती हैं। और अगर मुझे लगता है कि किसी और तरीके से जो प्रॉपर वक्त पे ये चीज़ें होती तो वो अच्छी रहती हैं, और सब उसमें शामिल होते। और ऐसे भी वेरी कैटेगरिक, मुझे नहीं लगता कि भगवान राम के घर में किसी को आने के लिए किसी का नेवते की जरूरत है, और वो नेवते के थ्रू ही आ सकता है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, और आएंगे भी और जाएंगे भी लोग, और ये चलता रहेगा। तो डॉक्टर राशिद, आप मुझे ये बताइए कि श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान या फिर भारत न्याय यात्रा, दोनों में से आप किसको राजनीति से जोड़ते हैं? सर्टनली, डेफिनेटली देश के सामने है कि जो राम मंदिर का जिस तरह से प्रोग्राम इनॉग्रेशन का, चीज़ें स्थापना का और जो किया जा रहा है, ये तो एक पॉलिटिकल मूव है 2024 के इलेक्शंस को देखते हुए, वरना अभी इतनी जल्दी क्यों?
क्यों इतनी जल्दी? न्याय यात्रा पे मैं आ रहा हूं, ये पॉलिटिकल है। न्याय यात्रा जो है ये एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये तो क्वाइट एपॉलिटिकल है। इस वक्त कोई भी आदमी देखेगा, कोई भी आदमी सोचेगा कांग्रेस पार्टी को तो बिजी होना चाहिए अपने मैंडेट बांटने में, बाकी स्टेट्स में तोड़ और जोड़ की राजनीति जो करनी है, अलायंस की करने हैं, प्रायोरिटी सेट करनी है, ऑब्जर्वर्स बनाने हैं, उसमें बिजी होना चाहिए। तो फिर ये न्याय यात्रा क्यों? तो न्याय यात्रा इसलिए कि राहुल गांधी अक्सर बहुत बार कह चुके हैं कि भैया हमारी राजनीति का मकसद सिर्फ इलेक्शन तक नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तक नहीं, वोट बटोरने तक नहीं है। हम एक सोच हैं, एक कंट्री की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है, और जहां भी न्याय होगा, जब भी होगा, इलेक्शन अपनी जगह है, मगर हम जनता की आवाज बुलंद करेंगे और जो हमारा दायित्व भी बनता है और हम जनता के बीच में जाएंगे, ये उसी का हिस्सा है। इससे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अगर लेना होता तो मुझे लगता है ये इलेक्शन के बड़ा, जब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी उसके बाद ही ये चालू हो जाती, और आज हम उसके फ्रूट भी 2024 में जो है वो रीप करते। बट ऐसा नहीं है, ये एक पॉलिटिकल यात्रा है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेगी कंट्री का, जहां पे इनजस्टिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स के इशू हैं, युवाओं के इशू हैं, और कम्युनिटीज के इश्यूज हैं, डिवीजन के इश्यूज हैं, पोलराइजेशन के इश्यूज हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज हैं। डॉक्टर राशिद, आपके इंडिया जो घटक दल है वो जो मांगते हैं, वो मानते हैं इस बात को कि जो भारत न्याय यात्रा है इसमें हम कहीं ना कहीं फल खाएंगे, राजनीतिक फल तलाश रहे हैं। देखिए, वो तलाशने से बात नहीं बनेगी। जनता जिसको लगेगा कि इनको फल देना चाहिए तो वो आशीर्वाद दे देगी। और ये कोई जो इसके मैन लीडर हैं राहुल गांधी, उनको बारहा वो कह चुके हैं और अब भी कहते हैं, और वो इलेक्शन की परवाह नहीं करते। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक साइड रखते हैं, और जो सच की पॉलिटिक्स है, जो सत्य की पॉलिटिक्स है, जो इंसाफ की, न्याय की पॉलिटिक्स है, इंसाफ की पॉलिटिक्स है, वो एक उस पे रास्ते पे चलते हैं। और चलते हुए सडनली लोग भी देखते हैं लाभ होता है, इन चीजों से पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, पॉलिटिकल डायरेक्शंस तय होती हैं, जो कि कोई घटी छुपी बात नहीं या खराब बात नहीं। डॉक्टर राशिद, देवड़ा परिवार आपको पता है कि पिछले 55 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, आज उन्होंने भी किनारा कर लिया है, तो आप जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, न्याय किसको दिलाएंगे, अन्याय किसके साथ कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ से पा रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति मेरे जैसा पार्टी से चला जाए, जो फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिक्स में हो, या कोई और चला जाए, या इस तरह के लोग जाएं जो ग्रास रूट पे या जो मिड लेवल पे लीडरशिप है वो जाए, तो ये बड़ा दुख देने वाला काम होता है और बड़ा सोचने वाला काम भी होता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जाएं, जब नीलम देवरा साहब जैसे लोग जाएं, जब गुलाम नबी आजाद साहब जैसे लोग पार्टी से जाएं, तो ये साहिबान जितने भी जाते हैं, और भी अनगिनत नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, कितने लोग हैं, तो फिर एक ही बात है, ये पार्टी की शुद्धि हो रही है। इनसे हाथ जोड़ के हमने पहले भी निवेदन किया, पार्टी ने निवेदन किया, भाई अब पार्टी के साथ खड़े होने का वक्त आया। आपने 50-60 साल प्राइम पार्टी पोजीशंस, चीजें, प्रॉफिट्स, बेनिफिट्स जो भी थे वो लिए, लीडरशिप ली, और आपको प्लेटफॉर्म दी कि आप कुछ काम करो अच्छा जनता का, पार्टी ने दी। अब पार्टी को जब वापस जरूरत है कि पार्टी की सोच के साथ, पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े होने की, जब देश को सबसे जरूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, तब ये लोग जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस इन पे उठना चाहिए। वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मॉरलिटी थी, ये पावर के पीछे क्यों अंधे हो गए, क्यों भाग रहे हैं, क्यों अपने आप को बचाने के लिए जा रहे हैं। पार्टी पे इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, पार्टी रेडी है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अभी भी मिलिंद देवरा साहब को एक हाई प्रोफाइल कमेटी में अकोमोडेट किया गया, पीछे भी किया गया, उनकी फैमिली पूरी कांग्रेस, वो पर्सनल स्वास्थ्य, पर्सनल अपने व्यक्तिगत बेनिफिट के लिए, इंटरेस्ट के लिए, या कोई उनका पर्सनल हो गेन होगा जिसके लिए वो गए हैं। मेरी बेस्ट विशेस हैं, वो करें अपनी पॉलिटिक्स, हम अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। डॉक्टर राशिद, एक गालिब का शेर है, दिल को बहलाने के लिए गालिब की हालत चाहिए। शुद्धिकरण जो शब्द टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ना हो कि आपके अच्छे अच्छे लोग सब चले जाए और आप ये कहें कि अब पार्टी का शुद्धिकरण हो रहा है, बचे ही ना कोई भी। वो लोग बचे जो गांधी परिवार की तीमारदारी करते हैं, खातिरदारी करते हैं। आप थैंक यू, आपने मुझे ध्यान चौकन्ना रहने के लिए वार्निंग दी, बट इसमें मैं अर्ज करूं, भारत देश 6 लाख गांव से ज़्यादा, करीब इससे ज़्यादा के देश जी। इस 6 लाख में ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं सबसे बड़ी पार्टी हूँ, देश के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम संगठन है, यहाँ भी हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी। यकीन मानिए इस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इन 6 लाख में से कुछ 4.5 लाख में भारतीय जनता पार्टी एग्जिस्ट करती है, बाकी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डिस्ट्रिक्ट्स 625 से बढ़ करके हमारे लगभग 660 के आसपास हो गए। उनका भी एक स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, ऐसा ही दिखेगा। ये वाहिद पार्टी है दुनिया की और इस देश की भी जो
6 लाख गांव से ज्यादा में स्ट्रक्चर अपना रखती है आज भी और खड़ी रहती है। और इस पार्टी की स्ट्रेंथ वो लोग नहीं हैं जो टॉप पे बैठे हैं, वो लोग हैं जो लीडरशिप कहती है, जो बारहा राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जो मेरे जैसे, मेरे से नीचे हैं, मेरे आसपास हैं, लाखों की तादाद में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। वो वहीं के वहीं हैं, उनके ऊपर नहीं। और जहां कहीं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ अभी हमारा एक लीडरों की एक लिस्ट चली गई थी, उसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कितने लोग गए थे। जब उनको एहसास हुआ कि ये रास्ता ठीक नहीं और ये रास्ता नहीं, आज वो लोग वापस हैं। और मेरे जैसे कार्यकर्ता कभी नहीं गए पार्टी छोड़ के, वो बने हुए हैं, वो बने रहेंगे। और हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक सोच के खिलाफ जो बिल्कुल एक्चुअली भारत की पॉलिटिक्स के लिए नहीं है और अलग से है, हट करके है, इतनी हट करके है कि वो सिर्फ बिजनेस ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है जो मोदी जी की है और जो बीजेपी की है। हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वक्त लगेगा मगर जीत सच्चाई की होती है, सत्य की होती है और सत्य ही जीतता है। हम सत्य के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका जो लब्बो लभाव है बात का ये है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ये नेता लोग बनते हैं, लेकिन जब नेता ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कैबिनेट के आदेश को फाड़ देते हैं, तब उनके सेंटिमेंट्स पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने उनको नेता बनाया? वो एक एपिसोड है जिसकी तरफ आप इशारा करा रहे हैं, उसमें बहुत सारी डिस्कशंस भी हुई, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, मगर वो एक जो डॉक्यूमेंट है वो फाड़ना, उसका निकलना, जब वो नहीं हुआ, वो बिल जब नहीं, जिस तरह से तब जो अलायंस की पार्टीज थी वो हमसे करवाना चाहते थे, फिर हमने उस पर डट के स्टैंड लिया और वो वैसे नहीं हुआ। तो उसके बाद लालू जी जो जेल में गए, हमारे अपने सहयोगी हैं, हमारे 10 और लोग गए और लोगों के गए, वो उसी बिल की वजह से गए हैं। और राजनीति को कभी देखना पड़ता है, कभी देश को भी देखना पड़ता है। वो देश के प्रति बहुत अच्छा काम था, बिल था जो बाद में बन के आया। जैसे न्यूक्लियर डील यूएस की थी तो उस वक्त बहुत सारी पार्टीज ने प्रेशर किया था कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ममता बनर्जी वॉकआउट कर रही थी, कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं कर रहा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक स्टैंड लिया था कि नहीं, मैं ये करवा के रहूंगा। और वही न्यूक्लियर डील हमारा बेस बना जो आज यूएस से हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, जिस पर मोदी जी आगे काम कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे चला सिस्टम। इसी तरह से वो बिल भी करप्शन के लिए और खासकर जो पॉलिटिकल करप्शन है उसके लिए हमारी नींव का एक पत्थर बन गया है। और उसके बाद ये तय है कि जो भी आदमी इस लेवल पे गलत करेगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, वो जेल में होगा, उसकी जगह बाहर नहीं। उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है। और वही उसको हम बेशक इस नजर से देखें कि बिल फाड़ा था या क्या हुआ था, मगर बात यह है कि उसने उस स्टैंड में, राहुल गांधी के उस स्टैंड ने पूरी राजनीति की जो करप्शन है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें से करप्शन हटाने का मेन काम किया। डॉक्टर राशिद, आपको क्या लगता है कि 370 और 35 को प्रोटेक्ट करना देशभक्ति का काम था या फिर पॉलिटिकल माइलेज थी? नहीं, वो देशभक्ति अपनी जगह, पॉलिटिकल माइलेज अपनी जगह, बट वो सही में जो काम था वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ जो सेफगार्ड, जमीन, जॉब्स, यहाँ के अपने राइट्स का सेफगार्ड था, वो 370 और 35 में था। उसकी गारंटी दे करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो उस वक्त की कैबिनेट थी उसने सबने ओके करके, जिसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो भी शामिल थे, उन सब लोगों ने इसके ओके करके एक गारंटी दी थी। उस गारंटी के बीच में समय समय से जो चीजें आड़े आई, जैसे तब प्रधानमंत्री होते थे, हमने कांग्रेस पार्टी ने इस स्टेट में चीफ मिनिस्टर दिया, सदर रियासत होते थे उनकी जगह गवर्नर दिया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जहां जहां लगा हमने संशोधन किए और बहुत सारे संशोधन और भी करने को रेडी थे। मगर ऐसा बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने किया वो सर्टेनली वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी हम उससे एग्री डिसएग्री और उसको डिबेट कर सकते हैं, और ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, ये चलेगी वक्त के साथ। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि 2 किस्म की फैसले होते हैं, एक तो ये राष्ट्रहित में होता है, दूसरे राजनीति से प्रेरित होता है, तो मैं इन फैसलों पर आपकी राय जानना चाहता था। कांग्रेस की क्या जाती राय थी, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय हित है और राजनीतिक हित है वो एक ही रहता है कांग्रेस पार्टी का। उसमें ये विचारधारा भी सामने थी कि जम्मू कश्मीर का जो आदमी है, जो आम आदमी है, अगर उसके साथ कोई वादा किया गया वो पूरा रहे, वो गर्व से अपने आप को इंडियन कहे, और वो उसके मन में कोई ऐसी भावना ना रहे कि भाई वो उसको कुछ छीना है, उससे पीछा लिया है। एक कहने को बात, वो भी जो चीज है उसका भी ऑनर है, हमारा भी ऑनर है। अल्टीमेटली वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशन और वी आर प्राउड इंडियन, उसमें कोई शक की बात नहीं। पड़ोसी मुल्क के साथ जा करके
दिया कि भीख मांगना कि मोदी जी को हराना, आप हमें सपोर्ट कीजिए? देखिए, वो एक व्यक्ति थे और व्यक्तिगत लेवल पे उन्होंने क्या कहा, ना वो पार्टी के कभी प्रवक्ता थे उस वक्त में, ना कोई मंत्री थे, ना सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, ना जनरल सेक्रेटरी थे। वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसा किसी को कहना नहीं चाहिए और ना हमें किसी की रिक्वायरमेंट है पड़ोसियों की अड़ोसियों की। हमारा तो ये एक इतना बड़ा विशाल देश है और इसके फैसले और इसमें लड़ना, पॉलिटिकल लड़ना मेरा राइट है, इसमें अपने आप को स्टेब्लिश करना मेरा और आपका राइट है। हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं और खुद यहाँ की बात जो है यहीं पे जो है वो रहती है। किसी प्लेटफॉर्म पे कोई एक व्यक्ति बात कर देता है तो वो अनफॉर्चुनेट, मुझे लगता है इस तरह की बात जचती नहीं है और वो अगेंस्ट जाती है, हमारे अगेंस्ट जाती है। यकीन मानिए उसका हमें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं मिलता है। हमारे विरोधी जो है ऐसी नून से नुक्ते को पकड़ करके हमारे खिलाफ जो है वो झूठ का प्लोथरा मन देते हैं। डॉक्टर साहब, सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और कहना कि ये हुआ है या नहीं है इसकी कोई पता नहीं। मैं एयर स्ट्राइक की बात करूँ, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करूँ, जिसके बाद आपने सबूत मांगे थे, आपके कुछ नेताओं ने सबूत मांगे थे, सब पर नहीं इल्जाम लगा रहा मैं। नहीं, वो नेता हमेशा कभी कभार सबूत मांगते रहते हैं, बात करते रहते हैं इधर की, क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल डिबेट होता है। बट ऑफिशियल पार्टी लाइन से किसी स्पोक्स पर्सन ने, किसी आदमी ने, किसी वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी ने या किसी लेवल पे ऐसा नहीं कहा है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और भरोसा और विश्वास है। हाँ, एक बात है, काफी सारे मूव्स हैं, काफी सारी चीजें हैं जिनकी टाइमिंग्स, जिनकी चीजें, जिनकी फिर बाद में जिस तरह से मोदी जी उनको प्रोजेक्ट करते हैं, उन पर पॉलिटिक्स करते हैं, उन पर वोट की राजनीति करते हैं, वो अनफॉर्चुनेट रहता है, उसको बैड टेस्ट में देखा जाता है और वो अच्छी बात नहीं है। उससे चीजें नेचुरली अलग अलग वो रहते हैं। अभी सत्यपाल मलिक जो उस वक्त सिटिंग गवर्नर थे पुलवामा के दौरान, उन्होंने कितने चीजें रिवील की हैं, वो चीजें रिवील करने के बाद और प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट जो है, गवर्नर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे कहा था इस पर बोलना कुछ नहीं, चुप रहना, कितनी और चीज अंदर से निकली हैं। उसकी इंक्वायरी कभी जो है वो हुई नहीं, कंक्लूड नहीं आज तक हो सकी। जो आईजी से थे उनको हटा दिया गया, चीजें बदल दी गई। ये सब चीजें डेमोक्रेसी ने हमें हक दिया है, जनता ने हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हम पूछें, हम बात करें। और इस बात करने में ये बात हमारी आर्म फोर्सेस के लिए नहीं होती, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए होती है। वो लोग जो कि ये कहते हैं, चेस्ट थंब करते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया, तो वो हमने नहीं किया होता है। इसमें जो श्रेय है वो सेना को जाना चाहिए। बट सेना की प्रोटेक्शन, उनका ऑनर, वो हमारा पहला दायित्व है। डॉक्टर साहब, सत्यपाल मलिक की स्टेटमेंट की टाइमिंग को आप नहीं देखते हैं? जब तक तो उनको मिलते रही पोस्टिंग अच्छी जगह, तब तक वो खामोश रहे। जैसे ही हटा दिया गया उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। देखो, जो कुछ स्टेट्स में जैसे गोवा थी, तो गोवा वाज वन ऑफ द, बहुत सारे लोगों की चॉइस की स्टेट है गवर्नर वहां का बनना। बहुत सारे और लोग हैं। सत्यपाल मलिक साहब का एक्चुअल में वो एक कॉमरेड लीडर हैं, स्ट्रगल से निकले लीडर हैं, थ्रू द कैरियर लीडर हैं। वो उनका ज़मीर जब जागा, उनको जब लगा, तो बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, तो बोलते गए। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल उनको कोई टेम कर सकता है। अगर पॉलिटिकल था तो सिर्फ उनको वही एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी, बट वो कर नहीं पाई क्योंकि सत्यपाल मलिक स्टेट रहे, यहाँ पे करप्शन नहीं की, यहाँ पे बहुत सारी चीजें की, उनसे बहुत सारी आसपास गलतियां करवाई गई। वो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी हों या कोई भी हों जिन्होंने सिस्टम चलाया, उन्होंने पैसे लिए, बटोरे, देखे, बीजेपी ने लिए, सब ने लिए। बट सत्यपाल मलिक जो थे वो अपराध थे तो ही बचे, जेल में नहीं है, वरना मोदी जी किसी को इस हालात में छोड़ेंगे भी नहीं। ईडी तो आएगी। राजनाथ सिंह जी की आज की स्टेटमेंट है कि जो भगवान राम को काल्पनिक कहते थे वो आज हाशिए पर खड़े हैं, कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो। देखिए, काल्पनिक या इमेजिनरी तो कांग्रेस पार्टी ने कभी कहा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि राजनाथ जी की ये स्टेटमेंट जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए रेलिवेंट है। कांग्रेस पार्टी में मुझे लगता है इतने ही धार्मिक या इससे भी कहीं बुद्धिजीवी और ज़्यादा धार्मिक लोग हैं जितने बीजेपी के पास हैं, या जितने खुद राजनाथ सिंह जी हो सकते हैं, उनके बराबर के होंगे। जिस भगवान राम की पूजा वो करते हैं, उसी में कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है, और कितने हजारों लोग, लाखों लोग कार्यकर्ता हैं जो वो करते हैं, लीडरशिप करती है। तो इसमें ये ऐसे कहने के हाशिया पे खड़े हैं या नहीं हैं, भगवान ये देख के नहीं देते। भगवान अगर कोई कहता भी ऐसा तो उसको भी देते हैं, सबको देते हैं, सबके भगवान होते हैं, सबके साथ चलते हैं, ऐसा कुछ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है कि आरएसएस का काम जो है देशभक्ति और अनुशासन का चैप्टर पढ़ाना है।
देखिए, उन्होंने अपनी समझ से, अपने तरह से, अपने संगठन के हिसाब से बिल्कुल ठीक कहा होगा, उनको ऐसा ही लगता है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आरएसएस का आज भी जो माइंडसेट है वो बहुत 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 महदूद है। वो एक विचारधारा, एक लाइन इन लेंथ को लेकर के ही अपने आप को अनुशासन और राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण का कंसेप्ट कहते हैं। उन्होंने 60 साल लग गया आरएसएस को अपने नागपुर के कार्यालय में झंडा लहराते थे, यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे भी पहुंच चुके हैं। अब मोदी जी और अमित शाह जी उनको अच्छा लेसन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो वापस एक पाठ पढ़ा रहे हैं कि भैया पाठ सत्ता का होता है ना, हमको दे दी तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, तुम जितना मर्जी करो। आरएसएस भी अंदर से तंग है मोदी जी और अमित शाह जी से जो वर्किंग है, मतलब ये बोल नहीं पाते। अगर ऐसा ही पाठ कोई संगठन पढ़ाना चाहता है तो फिर उसको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और सबको साथ लेकर चले और ऐसा पाठ पढ़ाएं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सबके लिए अच्छी बात है। पर इसमें जो कहना है और जो करना है वो दोनों सच होना चाहिए। एक साक्षात्कार में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से पूछा गया था कि बीजेपी के जितने भी संगठन मंत्री होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक ही क्यों होते हैं, तो उनका जवाब था कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी मांगती नहीं है, एक बार कांग्रेस वाले मांग के देखे ना, आप अपना संगठन मंत्री दीजिए हमें। देखिए, हमें आरएसएस के संगठन मंत्री बिल्कुल कबूल होंगे, ऐसी कोई परेशानी की बात है। परेशानी की बात यह है कि आरएसएस अपने दायरे से बाहर तो आए, आरएसएस इस सोच को बड़ा तो करे। आरएसएस किसी एक भाषा, एक चीज के नाम पे और मनुस्मृति को इम्प्लीमेंटेशन के एजेंडा के साथ आए तो वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं, वो देश को स्वीकार नहीं, देश के संविधान को स्वीकार नहीं है। इस वजह से एक बात, और दूसरी बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि फलां दौर में आरएसएस ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, फलां दौर में किया, फलां दौर में किया, और आज भी रियलिटी ये है कि अगर आज भी मोदी जी का और अमित शाह जी का डर आरएसएस को ना हो और ईडी का डर ना हो, तो मुझे लगता है आज की डेट में आरएसएस परफेक्ट टाइमिंग है कि कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर सकती है, और कांग्रेस पार्टी ही देश का निर्माण कर सकती है और राइट डायरेक्शन में ले जा सकती है। आरएसएस को पता है और आरएसएस ने वो रखा। मगर अभी जो हालात हैं, यकीन मानिए, इस मुल्क के अंदर जो राज चल रहा है वो तानाशाही राज चल रहा है, उसमें आरएसएस की रेलिवेंस इतनी है कि खड़े रहो, कुछ करो, कुछ करते रहो, जो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अदरवाइज अभी ये दो व्यक्ति तो तकरीबन आरएसएस के फेवरेट लोग नहीं हो सकते, क्योंकि आरएसएस राम मंदिर की जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, जो चीजें वहां हो रही हैं, जिस तरह से हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसको अप्रूव नहीं करेगी। आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि वो एक धार्मिक प्रॉपर संस्था है जिसको अंडरस्टैंडिंग है, बट उसको करना मजबूरी है। शंकराचार्य क्योंकि उनको कोई लेना देना किसी चीज से नहीं है, इसलिए इतने बड़े विद्वान लोग और इतना बड़ा फैन फॉलोइंग के साथ चारों शंकराचार्य इसको बाइकआउट कर चुके। आरएसएस नहीं कर सकती, पर आरएसएस के सामने मोदी जी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, मुरली मनोहर जोशी होते, तो आरएसएस उनको ये बुद्धि देती कि नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। बट नहीं दे पा रही है, कोई भी नहीं दे पा रहा है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा मोदी जी को बुद्धि, इसमें सीबीआई नहीं दे पा रही है, इसमें आईबी नहीं दे पा रही है, इसमें इंडियन आर्मी नहीं दे पा रही, कोई नहीं दे पा रहा। जस्ट वन मैन रूल है, और वही वन मैन रूल इस देश के लिए खतरा है, क्योंकि जब भी किसी एक आदमी के पास, एक ग्रुप के पास, एक संगठन के पास पावर आती है, वो डेंजरस होती है किसी भी देश के विकास के लिए जो इंक्लूसिव हो, जो प्रॉमिस हो। आखिरी सवाल आपसे, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी कल वर्चुअल मोड पे, और हमारे कहा अर्जुन खड़गे को चीफ बना दिया गया और संयोजक बनाया गया नीतीश कुमार नाराज हो गया, कैसे लेकर के चलेंगे? देखिए, इंडिया ब्लॉक में सर्टनली कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट संगठन है और हमारी भूमिका ज़्यादा बनती है, और नीतीश कुमार जी जो हैं, जो जिस तरीके से उनने अभी तक ऑपरेट किया है, मुझे लगता है ये कहने की बात है, अटकलें हैं, पर ऐसी नाराजगी है नहीं है और ना रहेगी। सबको मिलकर काम करना है, और एक बड़ा लक्ष्य है जो देश को बचाने का लक्ष्य है, जो देश को एक स्ट्रांग अपोजिशन देने का लक्ष्य है, वो अचीव करना है, और इस राज्य को हटाने का लक्ष्य जो है अचीव करना है इंडिया ब्लॉक ने, और लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, बड़ी पुरुमेद हैं हम कि इससे बेटर रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर राशिद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।